आज हम सर्किल लेके चल रहे हैं। तो सर्किल भी जैसे ही सारे चैप्टर चल रहे थे इसी तरह से वो भी चले गए। 2 वीडियोस आएंगे एक चैप्टर के, आ ही रहे हैं। पर डे एक वीडियो अपलोड हो रहा है। वीडियो 8 पीएम यानी रात में अपलोड हो रहा है। 8 पीएम को डेली अपलोड हो रहा है। आप वहां से जाके देख सकते हैं। सर्किल में पहले देखेंगे बेसिक टर्म्स, कुछ देखेंगे सर्किल से रिलेटेड, जैसे रेडियस क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, सेक्टर क्या होता है, ये सब क्या होते हैं, इसको देखेंगे। देन यहाँ से शुरू होगा आपका मेन चैप्टर कि टेंजेंट क्या होते हैं किसी सर्किल के, फिर उससे रिलेटेड सवाल लगाएंगे। देन उसके बाद नंबर ऑफ टेंजेंट्स क्या होते हैं, कैसे निकालते हैं, ये पढ़ेंगे। इतना आपके सिलेबस में है। यहाँ से मेन सिलेबस शुरू होता है। तो आज हम ये 2 टॉपिक इस वीडियो में कवर करेंगे, अगला जो है फिर इस वीडियो में कवर करेंगे। इसमें थोड़े सवाल ज़्यादा लगाएंगे, ढेर सारे सवाल लगाएंगे और फिर ये चैप्टर जाके खत्म होगा। तो सर्किल हम यहाँ पे शुरू करते हैं। सर्किल, देखिए सर्किल होता क्या है। पहली बात तो इसको डिफाइन करना है कि सर्किल को अगर पूछा जाए कि डिफाइन करिए तो कैसे करेंगे आप। सर्किल को डिफाइन करने के लिए आप कह सकते हैं, देखिए ये बीच में क्या है, इसको बोलते हैं सेंटर, और ये साइड साइड वाला इसको बोलते हैं सर्कमफेरेंस। अभी सब कुछ बताएंगे एकदम डिटेल में। लेकिन अगर इसको पूछा जाए डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप कह सकते हैं इन अ प्लेन locus of all the points, कह सकते हैं locus of all the points from a fixed point, locus of all the point from a fixed point in a plane is called circle। ये आप यहाँ लिख सकते हैं कि किसी एक फिक्स बिंदु से, किसी एक नियत बिंदु से उन तमाम बिंदुओं का बिंदुपथ जो हमेशा इस बिंदु से यानी इस बिंदु से समान दूरी पर रहते हैं। ये यहाँ से अगर ये निश्चित डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, ये हमेशा वही डिस्टेंस रहेगी। यहाँ आएंगे तो भी वही रहेगी, वहाँ आएंगे तो भी वही रहेगी। तो इसका पूरा लोकस यानी ये लोकस ऑफ ऑल द पॉइंट्स फ्रॉम अ फिक्स्ड पॉइंट टू अ गिवन पॉइंट, यानी यह फिक्स पॉइंट इज इन अ प्लेन, ये कहना जरूरी है, किसी समतल में एक नियत बिंदु से समान बिंदुओं का बिंदुपथ, वो क्या कहलाता है, वो सर्किल कहलाता है। तो यहाँ से सर्किल की डिफिनेशन आप जो है एकदम स्पष्ट तौर पर याद करेंगे। हालांकि डिफिनेशन पेपर में नहीं आएगी, लेकिन डिफिनेशन आपको आना चाहिए। तो ये तो सर्किल हो गया। अब देखिए सर्किल में क्या क्या होता है। सर्किल के कुछ एलिमेंट्स होते हैं, जैसे अब सेंटर से जो ये जो बीच में होता है, जो फिक्स पॉइंट होता है, उसको बोलते हैं सेंटर। यहाँ से हम बना दे रहे हैं। तो ये जो फिक्स पॉइंट होता है इसको बोलते हैं सेंटर। अगर ओ नाम दें, इसको बोलते हैं सेंटर ऑफ द सर्किल। और ये जो गोला गोला आपको दिख रहा है राउंड राउंड, ये ऐसे, इसको बोलते हैं सर्किमफेरेंस। सर्किमफेरेंस। 2 चीज समझ में आई, सेंटर क्या होता है, सर्किमफेरेंस क्या होता है। सेंटर वही फिक्स पॉइंट होता है जहां से हम इसको पूरा जो है ये डिस्टेंस को जहां से समान दूरी रखते हुए ये गोला बनाते हैं, तो वो सेंटर कहलाता है। और ये समान दूरी के ये जो घेरा बन रहा है, गोला जिसको कह सकते हैं, तो वो सर्कमफेरेंस कहलाता है। 2 चीजें समझ में आई। अब देखिए इसमें रेडियस क्या होता है। जैसे ये सर्किल है, ये सर्किल है, ये सेंटर है, ये सर्कमफेरेंस है। अभी हम बता के आए हैं। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी, ये सेंटर से सर्कमफेरेंस को मिलाने वाली लाइन सेगमेंट यहाँ भी मिला सकते हैं। तो हर जगह क्योंकि डिस्टेंस फिक्स है, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस सेंटर से सर्कमफेरेंस हर जगह उतनी ही है, उसको बोलते हैं हम रेडियस। सेंटर से सर्कमफेरेंस के बीच की दूरी को बोलते हैं रेडियस। रेडियस के लिए क्या करेंगे, लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर एंड द एनी पॉइंट ऑन द सर्कमफेरेंस। तो सेंटर से सर्कमफेरेंस के किसी भी पॉइंट को मिलाने वाली रेखा जो है वो लाइन सेगमेंट क्या कहलाती है, रेडियस कहलाती है। तो ये हो गया हमारा रेडियस। रेडियस। और कॉर्ड क्या होती है, कॉर्ड। कॉर्ड के लिए देखिए, अगर ये कोई सर्किल है तो सर्कमफेरेंस पर किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाली जो रेखा होगी, ये सर्कमफेरेंस पर अगर हम कोई पॉइंट लें पी क्यों, ये हमारा सेंटर यहाँ है, तो सर्कमफेरेंस के किन्हीं 2 पॉइंट्स को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होता है उसको बोलते हैं कॉर्ड। ये कही जाएगी कॉर्ड। ये आई होप ये समझ में आपको आ रहा होगा। तो ये बेसिक जो टर्म है छोटे छोटे, ये आपको आने चाहिए सर्किल से रिलेटेड।
इतना आप समझ पा रहे हैं? तो कॉर्ड को अगर आप ध्यान से देखें, कॉर्ड बहुत सारी बन सकती है किसी भी सर्किल में। एक कॉर्ड ये भी बन सकती है, अगर थोड़ा सा ऊपर जाएंगे इससे बड़ी बनेगी, इससे ऊपर जाएंगे तो इससे बड़ी बनेगी। ये मान लीजिए यहाँ सेंटर है, एक कॉर्ड ऐसी भी होगी जो सेंटर से होके जाएगी, ये सेंटर से होके जाएगी, वो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटेगी। तो ये दो बराबर भागों में बांट देगी, तो इसको बोलेंगे सेमी सर्किल। सेमी सर्किल दो बराबर भागों में बांट दी रही ना, तो ऐसी कॉर्ड जो सर्किल को दो बराबर भागों में बांटे उसको बोलते हैं डायामीटर। इसका नाम पड़ेगा डायामीटर। क्या कहेंगे इसको? डायामीटर कहेंगे। डायामीटर हमेशा सेंटर से पास करेगा और वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड होगी, इसको लिख सकते हैं लॉन्गेस्ट कॉर्ड। डायामीटर भी एक कॉर्ड ही है लेकिन सबसे लॉन्गेस्ट है, तो सबसे बड़ी जो कॉर्ड होगी उसको डायामीटर कहेंगे। और डायामीटर जो है सर्किल को दो पार्ट में, दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। तो आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा कि रेडियस क्या होती है, कॉर्ड क्या होती है, डायमीटर क्या होता है, और फिर उसके बाद लाइन सेगमेंट कैसे कैसे सर्कमफेरेंस को जोड़ रहे हैं तो क्या मिल रहा है, ये आपको समझ में आ रहा होगा कि लॉन्गेस्ट कॉर्ड कैसे मिल रही है। इतना आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए इसमें क्या समझना है, सेगमेंट क्या होता है और सेक्टर क्या होता है। जैसे दो सर्किल आपको दिख रहे हैं, इसका सेंटर अगर हम मान लें O है, इसका भी सेंटर अगर हम मान लें O है, तो कोई भी लाइन सर्किल में, कोई भी लाइन अगर सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है तो जो बड़ा पार्ट होगा उसको बोलेंगे मेजर पार्ट, और इसको बोलेंगे माइनर पार्ट। जो छोटा होगा उसको बोलेंगे माइनर पार्ट। सेगमेंट कब कहा जाएगा? जब कोई कॉर्ड सर्किल को दो पार्ट में डिवाइड कर रही है, उसमें रेडियस इंक्लूडेड नहीं है। अगर रेडियस इंक्लूडेड नहीं है इसमें तो उसको बोलेंगे सेगमेंट। तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट, मेजर सेगमेंट, इसको बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ध्यान दे रहे हैं आप लोग कि अगर उसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट नहीं है, जैसे ये कॉर्ड है, इसको दो बराबर भागों में देखिए बांट रहा है ना सर्किल को, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला हिस्सा, ये बड़ा वाला पार्ट है तो इसको बोल रहे हैं मेजर सेगमेंट, और ये छोटा वाला हिस्सा है तो इसको बोल रहे हैं माइनर सेगमेंट। इसी तरह से सेक्टर क्या होता है? तो ये सेगमेंट कहलाएगा। अब इसी तरह से सेक्टर क्या होता है, अगर सर्किल इसमें भी देखिए दो पार्ट में बट रहा है, एक ये ऊपर वाला हिस्सा, अगर इसको हम थोड़ा सा ऐसे बनाएं, ये कुछ इस तरह से है, हम बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ये इस तरह से कुछ है, ये ऐसे है, ये एक पार्ट हो गया, इसको थोड़ा सा इसे निकाल लें, बाहर कर लें, तो ये ऐसे है, दिख रहा है, यही चीज है। इसमें भी देखिए दो पार्ट में बट रहा है सर्किल, लेकिन इसमें अंतर ये है कि इसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है, तो रेडियस के थ्रू देखिए दो पार्ट में बट रहा है, एक ये वाला छोटा सा, और ये एक ये बड़ा वाला, तो इसको भी मेजर पोर्शन बोलेंगे और इसको बोलेंगे माइनर, इसको बोलेंगे माइनर, क्योंकि अब इसमें जो है रेडियस के इन्वॉल्वमेंट है, तो इसको बोलेंगे मेजर सेगमेंट। ये मेजर सेगमेंट नहीं, मेजर सेक्टर हो गया, मेजर सेक्टर, और ये होगा माइनर सेक्टर। समझ में आ रहा है? तो सेक्टर कब बनेगा, सेगमेंट कब बनेगा? जब लाइन, केवल लाइन में रेडियस के इन्वॉल्वमेंट नहीं होगा, अगर दो पार्ट में बट रहा है सर्किल, एक छोटा एक बड़ा, तो मेजर सेगमेंट एक कहा जाएगा, एक कहा जाएगा माइनर सेगमेंट। और अगर दो पार्ट में सर्किल बट रहा है, उसमें रेडियस का इन्वॉल्वमेंट है, तो बड़े वाले को मेजर सेक्टर बोलेंगे और छोटे वाले को माइनर सेक्टर बोलेंगे। आई थिंक इतना आप लोगों को समझ में आ गया होगा, सेगमेंट किसको कहेंगे, सेक्टर किसको कहेंगे। इसमें जब आगे क्या है, अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर कि टेंजेंट क्या होता है, किसी सर्किल की टेंजेंट क्या होता है। सर्किल का हमने बेसिक सब कुछ देख लिया, सर्किल क्या होता है उसको डिफाइन भी कर दिया, रेडियस क्या होता है, डायमीटर क्या होता है, सब कुछ हमने देख लिया। अब हम लगाएंगे मेन चैप्टर, टेंजेंट क्या होता है किसी सर्किल का। मान लीजिए ये कोई सर्किल है, अब आप ध्यान से देखिए, टॉपिक शुरू करने से पहले हम इसमें थोड़ा सा आपको कुछ समझाना चाहते हैं। एक सर्किल ऐसे ले लीजिए, एक सर्किल ऐसे ले लीजिए, सर्किल और लाइन के बीच के अगर आप रिलेशन समझ पाए तो आप टेंजेंट समझ जाएंगे। एक सर्किल और एक लाइन हम लेंगे, एक सर्किल मान लीजिए ये है, एक लाइन ये है, कंडीशन ये हो सकता है सर्किल और लाइन के बीच, लाइन सर्किल से काफी दूर है,
एक कंडीशन ये हो सकती है कि लाइन जो है सर्किल के आर पार हो रही है, लाइन सर्किल को दो पॉइंट पर कट कर रही है, ये ऐसे चली जा रही है। एक ये हो सकता है कि लाइन जो है बिल्कुल ऐसे जाए, इसको ऐसे टच करती हुई वैसे निकल जाए ये लाइन। तो ये तीन ही केस बनेंगे, इसके अलावा आप कोई केस बना नहीं पाएंगे। दूसरा केस ये हो गया, तीसरा केस ये हो गया, तीन केस बन रहे हैं। पहले में लाइन और सर्किल दोनों के बीच में काफी डिस्टेंस है। दूसरे में क्या है, लाइन जो है सर्किल को कट करते हुए जा रही है, दो पॉइंट पर कट कर रही है। तीसरे में ये है कि लाइन जो है सर्किल को एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर कट कर रही है, ये यहाँ पे ऐसे टच करती हुई निकल जा रही है बस। इसी तीसरे को इसी को बोलते हैं टेंजेंट, यानी वह लाइन जो किसी सर्किल को केवल एक पॉइंट पर टच करे, किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाए, तो इसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। ये कहलाएगी टेंजेंट, इसमें यही टेंजेंट बनेगी। इसका क्या नाम होगा, इसका नाम होगा सीकेंट। सीकेंट इसका नाम होगा। अगर कोई लाइन सर्किल को दो बराबर भागों में बांट, दो पॉइंट्स पर कट कर रही, दो बराबर भागों में नहीं, दो पॉइंट पर अगर कट कर रही है सर्किल के, तो उसको बोलते हैं सीकेंट। इस लाइन का नाम होगा सीकेंट, और अगर एक पॉइंट पर टच कर रही है तो इसका नाम होगा टेंजेंट। इसको कोई नाम नहीं देंगे, ये लाइन अलग है, सर्किल अलग है, इसमें बीच में कोई रिलेशन नहीं है। तो दो केस यही है, तो इसको याद रखना, इसका नाम सीकेंट होता है, इसका नाम टेंजेंट होता है। इसी के बारे में सारी चर्चा हमारी इस चैप्टर में इसी टेंजेंट के बारे में होगी, कि टेंजेंट को कैसे कैसे, उसकी लेंथ कैसे निकालेंगे, उसका जो है फिर बहुत सारी चीजें पढ़ेंगे, कितने सारे टेंजेंट्स खींच सकते हैं किसी पॉइंट से, तो अभी हम देखेंगे चैप्टर में बहुत सारे। तो टेंजेंट समझ में आपको आना चाहिए कि टेंजेंट क्या है। टेंजेंट किसी सर्किल पर कोई लाइन जब किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाती है, तो उसको बोलते हैं टेंजेंट ऑफ अ सर्किल। इतना आपको समझ में आया कि टेंजेंट क्या होता है। अब अगर पूछे जाए लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है, लेंथ ऑफ टेंजेंट, तो मान लीजिए ये कोई सर्किल है, यहाँ से कोई लाइन खींची जा रही, लाइन यानी कि टेंजेंट खींची जा रही, इसकी जो ऐसे टच करते हुए ऐसे निकल जा रही, तो लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होगा। मान लीजिए यहाँ से खींची गई है, ये ए बी है, यहाँ इसको कहाँ टच कर रही है, मान लीजिए यहाँ पी पर टच कर रही है, इसका जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा वो ए पी होगा। लेंथ ऑफ टेंजेंट ये होगा ए पी, यानी उस पॉइंट से जहां से खींची जा रही है और जहां पे टच कर रही है वहां तक की दूरी को बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। एपी क्या होगी इसकी, लेंथ ऑफ टेंजेंट। समझ में आ रहा है लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या हुआ, जिस पॉइंट से खींची जा रही है और जिस पॉइंट पर टच कर रही है वहां के बीच की जो डिस्टेंस होगी, ये कही जाएगी लेंथ ऑफ टेंजेंट, यानी एपी क्या होगा, लेंथ ऑफ टेंजेंट होगा। मान लीजिए ये सेंटर इसका ओ है, तो ये यहाँ तक आपको बिल्कुल समझ में आना चाहिए कि लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है। अब इसी पे हम थोड़े थोड़े सवाल लगाएंगे, लेकिन उससे पहले हम एक छोटा सा प्रूफ करेंगे। प्रूफ ये है कि इसकी प्रॉपर्टी ऑफ टेंजेंट में, कि अगर कोई सर्किल है, अगर कोई सर्किल है उस पर कोई टेंजेंट खींची जा रही है, तो उसका सेंटर से उस टेंजेंट को, यानी सेंटर से उस टेंजेंट पर अगर जहां पे टच कर रही है पॉइंट, एक ही पॉइंट पे टच करेगी, अगर सेंटर से उस पॉइंट को मिलाएंगे तो वो हमेशा परपेंडिकुलर होगी। ये थ्योरम एक तरह से है, कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर अगर सर्किल ये है, किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट खींचिए, तो अगर उसको जिस पॉइंट पर कट कर रहा है वहां से सेंटर को मिलाओ, तो ये हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा। टेंजेंट और रेडियस के बीच में कह सकते हैं, टेंजेंट और रेडियस के बीच में हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनेगा। यही कह रहा है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्किल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सर्किल के किसी भी पॉइंट पर जो टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल होगा वो हमेशा 90 होगा। सिंपल यही कह रहा है कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का एंगल 90 होगा। ये हमको प्रूव करना है। अब इसको प्रूव करने के लिए कैसे करेंगे, बस थोड़ा सा हमको इसमें ध्यान देना है। प्रूफ इसका एकदम आसान है, बस ध्यान से आप लोग देखिए। बस हम इसी को लेके चल रहे हैं, डायग्राम यही लेके चल रहे हैं। नाम थोड़ा सा दे देते हैं, ओ यहाँ लिख देते हैं, ए यहाँ लिख देते हैं, मान लीजिए ये बी है,
हालांकि इसका डायग्राम बना होगा, बना तो है, यहीं शुरू कर देते हैं। इसको मान लीजिए क्यू है, ठीक है। प्रूव हम ये करेंगे, प्रूव करने के लिए हम ओ को ये क्यू पर कोई पॉइंट यहाँ मानेंगे, यानी ए बी पर कोई पॉइंट क्यू मानेंगे, ओ को क्यू से मिला देंगे। इतना आप कर लेंगे, कंस्ट्रक्शन में इतना करना है। ओ को एक बार तो यहाँ से मिलाइए, इसको कुछ मान लीजिए पी, यानी जिस पॉइंट पर टच कर रहा है वो पी, और एक इसके बाहर कोई पॉइंट ले लीजिए, पी के अलावा कोई पॉइंट ले लीजिए इसी लाइन पर, ए बी पर। यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, यहाँ भी ले सकते हैं, कहीं भी ले सकते हैं। इसी को अब लिख सकते हैं, देखिए अब प्रूव हम शुरू कर रहे हैं कि लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट, मान लीजिए ये अगर हम ओ क्यू मिलाएंगे तो ये सर्किल पर कहीं ना कहीं तो काटेगा, मान लीजिए आर, लेट ओ क्यू इंटरसेक्ट द सर्किल एट पॉइंट आर, ये लिख सकते हैं। अगर आर पर इसको टच कर रहा है तो देखिए ओ से आर तक तो रेडियस हो जाएगी, आप इतना मान रहे हैं, ओ से आर तक तो रेडियस हो जाएगी, और वो ओपी भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, तो यहाँ से यहाँ तक भी रेडियस ही होगी। तो यहाँ से लिख सकते हैं कि नहीं, ओपी इक्वल टू ओ आर लिखा जा सकता है, किसी को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि दोनों रेडियस हैं, तो रेडियस तो बराबर ही होगी, यहाँ से लिखा जा सकता है। अब देखिए ओ क्यू को ध्यान से देखिए, ओ क्यू बराबर क्या लिख सकते हैं, ओ आर प्लस आर क्यू लिख सकते हैं। ओ क्यू बराबर लिख सकते हैं ओ आर प्लस आर क्यू, लिखा जा सकता है, हाँ लिखा जा सकता है, क्योंकि यही पूरे को जो है दो बार में जोड़ दिए हैं, ओ क्यू यानी आर और आर क्यू, यानी ओ आर और आर क्यू जोड़ देंगे तो ओ क्यू आएगा, इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। इसका मतलब ये क्या इम्प्लाई करेगी, इसका मतलब ये इम्प्लाई करेगी कि ओ क्यू जो है ये बड़ा है किससे, ओ आर से। ओ क्यू हमेशा ओ आर से बड़ा होगा, ये डायग्राम में भी दिख रहा है, कहाँ से, ओ क्यू ओ आर से बड़ा होगा, ओ क्यू बड़ा है, ओ आर छोटा है। या फिर इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इसका उल्टा भी तो लिख सकते हैं, ओ आर छोटा होगा, उसी को हम घुमा फिरा के लिख रहे हैं, ओ आर छोटा होगा, बस समझने के लिए, या चाहे तो इसको ऐसे लिखिए, चाहे इसको ऐसे लिखिए। तो इसके बाद क्या करना है, इसके बाद अब आपको समझने वाली चीज है, समझना ये है कि जैसे मान लीजिए कोई लाइन है और यहाँ कोई पॉइंट है, तो लाइन और पॉइंट के बीच अगर हम कहें कि इसमें सबसे छोटी दूरी कौन सी होगी, इसको अगर यहाँ से मिलाएं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, ऐसे भी मिला सकते हैं, किसी भी तरह से मिला सकते हैं इस लाइन को इस पॉइंट से। अब यहाँ समझना है, तो जो सबसे छोटी दूरी होगी वो कौन सी होगी, सबसे छोटी दूरी वही होगी जो इसके परपेंडिकुलर होगी, वही सबसे शॉर्टर डिस्टेंस होगी, ये आप लोग मानते हैं। तो अगर हम यहाँ लिख सकते हैं कि शॉर्टर डिस्टेंस, उसी को हम लिख रहे हैं, शॉर्टर डिस्टेंस बिटवीन अ पॉइंट एंड अ लाइन इज, वो कौन सी होती है, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस, इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अब हम जानते हैं कि P एक ऐसा पॉइंट है, P ही एक ऐसा पॉइंट है जो सर्किल पर भी है और इस लाइन पर भी है, यानी वो टेंजेंट इसीलिए है क्योंकि वो सर्किल पर भी है और लाइन पर भी है। ये एक इकलौता पॉइंट है, अगर P के अलावा हम कोई भी पॉइंट लेंगे तो वो इस लाइन पर तो होगा, यानी इस लाइन पर टेंजेंट पर तो होगा, लेकिन वो सर्किल पर नहीं होगा। इसका मतलब ये हुआ कि इसके अलावा कोई भी अगर लाइन जोड़ेंगे, चाहे हम ऐसे जोड़ें या ऐसे जोड़ें, कोई भी लाइन जोड़ेंगे तो वो शॉर्टर यानी सबसे छोटी नहीं होगी, वो इससे तो बड़ी होगी, यानी ओपी से तो बड़ी होगी, और अगर ओपी से वो बड़ी होगी तो वो परपेंडिकुलर नहीं होगी। सबसे छोटी ओपी है तो ये इसके परपेंडिकुलर होगी, शॉर्टर डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होता है। इसी को हम लिख सकते हैं क्या, इसका मतलब क्या लिख सकते हैं, ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है इसके, ए बी के या फिर पी क्यू के, ए बी के, ये हम लिख सकते हैं। बस यही हमको प्रूव करना था, हेंस प्रूव। इसमें लिखना बहुत नहीं था, इसमें केवल एक कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग आपको चाहिए होगी, वो ये वाली कि किसी पॉइंट से लाइन पर अगर परपेंडिकुलर डालना है तो डिस्टेंस जो होगी, जो सबसे शॉर्टर होगी, वही उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी। बस अगर इतनी सी आपको समझ है तो ये सब आप कर लेंगे, 3-4 लाइन की सवाल है, बस थ्योरम पूरी तरह से प्रूव हो जाएगी। देखिए एक थ्योरम पे कई सारे सवाल आज लगाएंगे, देन उसके बाद हम कल वाले वीडियो में पूरा ये चैप्टर खत्म करेंगे।
तो अब देखिए सवाल इस पे लगाना शुरू करेंगे, छोटे छोटे सवाल हैं, बहुत इसमें टाइम नहीं लगेगा। जैसे पहला सवाल कह रहा है, कि अ टेंजेंट पी क्यू एट पॉइंट पी ऑफ अ सर्किल रेडियस 5 सेंटीमीटर meets a line through a center O at a point Q such that PQ equal to 12, find the length of OQ। कह रहा है कि एक सर्किल है, सवाल ध्यान से पढ़ेंगे। अ टेंजेंट PQ, एक टेंजेंट खींचा जा रहा है PQ, मान लीजिए ये टेंजेंट खींचा जा रहा है, PQ एट अ पॉइंट P ऑफ अ सर्किल। तो P जो है ना वो सर्किल का पॉइंट है, ये ध्यान रखना है, ऑफ सर्किल, तो यानी टेंजेंट और सर्किल का कॉमन पॉइंट है P। आप रेडियस 5, यानी यहाँ से यहाँ तक की जो डिस्टेंस होगी 5, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जानते हैं हम, अभी प्रूव करके आए हैं। रेडियस 5 होगी, मीट्स अ लाइन थ्रू द सेंटर O, यानी वो लाइन को सेंटर O पर, उस लाइन से मिल रही है एट पॉइंट Q, हाँ Q पर, सच दैट PQ इक्वल टू 12, यानी ये 12 है और ये हमको निकालना है। ये सवाल को ध्यान से पढ़ेंगे तभी आएगा। तो अगर आप ध्यान से देखें, इन ट्रायंगल OPQ, OPQ, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो क्या लिखा जा सकता है? OQ स्क्वायर इक्वल टू OP स्क्वायर प्लस PQ स्क्वायर लिखा जा सकता है आराम से। OP क्या है? रेडियस है, यानी 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर, इतना तो आपको ट्रिपलेट भी याद होगा। इसको करेंगे तो ये आएगा 25 प्लस 1 4 4, तो OQ इक्वल टू कितना आएगा? रूट 169 या 13, तो ये 13 आएगा, ये इसका आंसर है। तो एक छोटा सा सवाल था, तो OQ की वैल्यू कितनी आ गई? 13 आ गई। ये लिखने का तरीका है, आप अगर पेपर में आएगा तो आप ऐसे लिखेंगे, सिस्टमेटिक तौर पर आप लिखेंगे। बाकी निकालने का तो आप निकाल ही सकते हैं। अगर आपको ट्रिपलेट याद है, 5 12 और 13 की ट्रिपलेट होती है किसी राइट एंगल ट्रायंगल में, ये 5 था, ये 12 था, आपने डायग्राम बनाया, तुरंत आपने कह दिया ये 13 है। लेकिन पेपर में अगर आएगा तो आपको ऐसे करना है। इसी तरह से अब थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं, एक और सवाल लेते हैं। जैसे ये कह रहा है कि फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, सर्किल की रेडियस निकालना है। दिया क्या है हमको? इफ द लेंथ ऑफ द टेंजेंट, इफ द लेंथ ऑफ अ टेंजेंट फ्रॉम अ डिस्टेंस ऑफ 25 सेंटीमीटर, कह रहा है कि लेंथ ऑफ टेंजेंट 25 सेंटीमीटर फ्रॉम द सेंटर, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर, सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर से लेंथ ऑफ टेंजेंट निकालना है, यानी सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर ये लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन सी बनी? ये वाली बनी, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस। इसको नाम कुछ दे सकते हैं, इसको नाम दे दीजिए पी क्यू, इसको ओ। तो लेंथ ऑफ टेंजेंट कौन बना? लेंथ ऑफ टेंजेंट बना पी क्यू, यानी हमको पी क्यू निकालना है। रेडियस इसकी दिया है, रेडियस नहीं, रेडियस निकालना है, लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है, लेंथ ऑफ टेंजेंट 24 दिया है, ये लेंथ ऑफ टेंजेंट दिया है 24। ध्यान से आप सवाल अगर पढ़ेंगे तो फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, रेडियस निकालना है। इफ द लेंथ ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट एट अ डिस्टेंस 25 सेंटीमीटर, यानी लेंथ ऑफ टेंजेंट कहाँ से? सेंटर से 25 सेंटीमीटर दूर, दूर से कितना है? 24 है, ये कह रहा, इसका ये मतलब हुआ। तो यहाँ भी सिंपल पाइथागोरस लगाएंगे इन ट्रायंगल OPQ में। OPQ एक राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, OQ स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा? OQ स्क्वायर इक्वल टू होगा OP का स्क्वायर माइनस PQ का स्क्वायर। OP के स्क्वायर कितना है? यानी 25 के स्क्वायर माइनस 24 के स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा? 625 25 में 600, और ये कितना है? 576। आई थिंक सही हमने लिखा है। 1 15 में से 6, यहाँ 9 आएगा, हाँ ठीक है 9, और यहाँ 11 7 4, हाँ अब ये ठीक है। OQ स्क्वायर इक्वल टू, OQ इक्वल टू कितना आया? OQ इक्वल टू 7 आ गया, ये है आंसर। तो इसकी रेडियस कितनी आएगी? रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। ऐसे ही छोटे छोटे सवाल हैं इसमें, बहुत बड़े सवाल नहीं हैं। हाँ बड़े सवाल थोड़े से बनेंगे इसमें,
थोड़ा सा और कॉम्प्लिकेटेड होगा तब। जैसे अब अगला सवाल है, कह रहा है कि इफ पी क्यू इज ए टेंजेंट टू अ सर्किल। हम सवाल पढ़ेंगे और उसको बनाते चलेंगे। कह रहा है कि पी क्यू क्या है, एक किसी सर्किल की टेंजेंट है। ऐसे हम बनाएंगे पी क्यू। पी क्यू टेंजेंट है सर्किल की विद सेंटर ओ रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट पी क्यू ओ, रेडियस कितना है, रेडियस 6 सेंटीमीटर है, रेडियस 6 सेंटीमीटर, ओ ये है। कह रहा है कि पी क्यू ओ, देखिए ये 90 हो गया, और कह रहा है कि पी क्यू ओ 60 है, और कह रहा है कि द लेंथ ऑफ टेंजेंट पी क्यू एंड द लाइन ओ क्यू। लेंथ हाँ पूछा है, इसको ऐसे मिलाएंगे। थोड़ा सा नाम इसमें देखना पड़ेगा। पी क्यू इज ए टेंजेंट, पी क्यू चलिए टेंजेंट है, तो पी यहाँ भी कर सकते हैं, यहाँ भी कर सकते हैं। विथ सेंटर ओ एंड रेडियस 6 सेंटीमीटर सच दैट एंगल पी क्यू ओ 60, देन देखिए इसमें दो तरह से, इसमें ऐसे भी कर सकते हैं पी क्यू, तो एंगल क्या रहा है पी क्यू ओ, ऐसे नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पी क्यू ओ दिया है, ओ तो देखिए सेंटर हो गया ना, तो ये तो 90 है ना पी क्यू ओ, तो ये पी यहाँ आएगा। इसीलिए हम कह रहे थे कि इसमें ये ध्यान देना पड़ेगा, पी कहाँ आएगा क्यू कहाँ आएगा, ये आएगा। और एंगल पी क्यू ओ 60 दिया है, तो यानी ये 60 दिया है, तब ये सवाल सही बनेगा। अब 60 दिया है, पूछा क्या है पी क्यू और ओ क्यू पूछा है, यानी पी क्यू और ओ क्यू ये पूछा है। दिया कितना है, दिया है हमको केवल ये। एक तरह से देखा जाए तो 60 के सामने ये परपेंडिकुलर दिया है, तो अगर हम इसमें साइन लगाएं साइन 60, यहाँ आप लिख लेंगे इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, इन ट्रायंगल ओ पी क्यू। साइन 60 इक्वल टू कितना होगा, साइन 60 बराबर क्या होगा, लंब बटे कर्ण, यानी ओ पी अपान ओ क्यू। ओ पी कितना है 6 अपान ओ क्यू, साइन 60 कितना होता है √3/2, 6 अपान ओ क्यू। तो यहाँ से ओ क्यू इक्वल टू कितना आएगा, ओ क्यू इक्वल टू आएगा, यहाँ से अगर आप करेंगे ओ क्यू इक्वल टू 6 अपान √3 12, यानी 12 अपान √3 ये आएगा। इसको थोड़ा सा सॉल्व करेंगे, 4√3 ये आएगा, ये आंसर है इसका। 4√3 क्या आया, ओ क्यू 4√3। इसी तरह से आप इसमें क्या लगा देंगे, cos 60 लगा देंगे। cos 60 क्या होता है, cos 60 होगा आधार बटे कर्ण, आधार कितना है, आधार है पी क्यू, कर्ण कितना है 4√3, अभी हम निकाल के आए हैं। तो cos 60 कितना होगा 1/2 इक्वल टू पी क्यू अपान 4√3। इस तरह से पी क्यू अगर निकालेंगे, पी क्यू आएगा 4√3 अपान 2, यानी 2√3, ये आंसर आएगा। ये कितना आया 2√3। इस तरह से हम सारे इसमें के सवालों के आंसर कर सकते हैं। तो आपको समझ में आया होगा कैसे हमने निकाला। हमने सिर्फ सिंपल केवल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज का इस्तेमाल किया था। वो 60 के लिए हमने जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज याद किए थे पिछली वीडियो में, जो ट्रायंगल की हम जब ट्रिग्नोमेट्री पढ़ रहे थे वहां जब कराए थे, तो वहां से आपको याद होनी चाहिए। चौथा सवाल देखिए इसमें क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर AT इज ए टेंजेंट टू द सर्किल विथ सेंटर O such that OT equal to 4, OTA equal to 30, find the length of AT। ध्यान से देखेंगे डायग्राम को। कह रहा है कि AT टेंजेंट है, तो A यहाँ है, A से T ये टेंजेंट है दिख रहा है, विथ सेंटर O सच दैट OT इक्वल टू 4, इसमें दिया भी है, OT ये 30 है, हाँ सब कुछ दिया है, तो इसको इससे मिला दीजिए, ये 90 बनेगा, बनेगा। क्या निकालना है, AT निकालना है। सेम अभी जैसे हम करके आए हैं पीछे वही सवाल है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के इस्तेमाल करना है, AT निकालना है। तो AT के लिए क्या करेंगे, हम यहाँ cos 30 लगाएंगे, सीधे सीधे cos 30 इक्वल टू क्या होता है, बेस अपान हाइपोटेनस, बेस अपान हाइपोटेनस। तो बेस यहाँ कितना है 80 है, हाइपोटेनस क्या है 40 है। cos 30 कितना होता है, cos 30 होता है √3/2। 80 80 हमको निकालना है, OT दिया है 4, बस हो गया, 2 2 जा 4, AT इक्वल टू 2√3। बस 2 लाइन का सवाल है, बस 2√3, बस यही हमको निकालना था, ये तो ये निकल गया।
तो आई होप आप समझ गए होंगे ये सवाल कैसे आया है। ये सवाल है, हमको लगता है ये आखिरी सवाल है। अब इसमें क्या करना है, इसमें x की वैल्यू निकालना है, इसमें x प्लस वाई की वैल्यू निकालना है। तो ये डायग्राम अगर दिया गया है, अगर आप ध्यान से देखिए तो ये एक टेंजेंट है, ए बी क्या है, ये टेंजेंट है। तो टेंजेंट और रेडियस के बीच में कितने का एंगल होता है, अभी हम प्रूव करके आए हैं एक थ्योरम के थ्रू कि 90 होता है। अगर ये 90 है, ये 30 है, तो ये वाला एंगल कितना आएगा, आप ही लोग बताइए। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो 90 ये हो गया, 30 ये हो गया, तो बचा कितना, 60 बचा। 9 3 12 120 और 60, ये 60 बचा। अगर ये 60 बचा तो ये कितना होगा, ये लीनियर पेयर बना रहा है कि नहीं, एक रेखीय युग्म बना रहा है। तो ये 60 है, तो ये पूरा 120 होगा। ये 120 यानी x बराबर पहले में कितना आएगा, 120। दूसरे में देख सकते हैं, दूसरे में ये x है, ये y है। तो यहाँ देखिए, यहाँ 90 बनेगा, इतना आप लोग सहमत हैं। अगर इसको देखिए, ये कितना बनेगा, ये 180 माइनस एक्स बनेगा। लीनियर पेयर बना रहा है, ये भी लीनियर पेयर बना रहा है, ये कितना बनेगा, 180 माइनस वाई बनेगा। अगर इन तीनों को जोड़ें तो 180 के बराबर आना चाहिए, आना चाहिए कि नहीं। तो पहले 90 प्लस 180 माइनस एक्स प्लस 180 माइनस वाई, ये बराबर कितना आना चाहिए, 180 आना चाहिए, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग है। अगर आना चाहिए तो 180 से 180 देखिए कट गया, बचा कितना, तो ये 270 माइनस एक्स माइनस वाई बराबर 0। इसको उधर ले जाएंगे तो माइनस में होगा, माइनस एक्स माइनस वाई इक्वल टू माइनस 270। क्या लिख सकते हैं, दोनों तरफ माइनस से गुणा कर दीजिए, तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू 270। यही हमसे पूछा था, पूरा एक्स प्लस वाई, अलग अलग नहीं पूछा था। तो हम पूरा जवाब दे सकते हैं कि एक्स प्लस वाई इक्वल टू कितना आ गया, 270 आ गया। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। तो ये आज का नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। इसको अगर ध्यान से देखिए, हम इसमें तीन केस ले रहे हैं। एक एक चीज अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आपको समझ में आएगा। इसमें हम 3 केस बनाएंगे। देखिए केस 1, हमने आपको बताया था कि एक लाइन और एक सर्किल के बीच में जो रिलेशन होता है वो 3 तरह से हम परिभाषित किए थे कल। अगर कल की वीडियो आपने नहीं देखा था तो आप देख सकते हैं। जैसे केस 1 ये है कि कोई पॉइंट यहाँ है, इस पॉइंट से होकर इस पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं। जैसे ये हमने खींच दिया, ये खींच दिया, यही खींचा जा सकता है। 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं किसी पॉइंट से होकर किसी सर्किल पर, 2 ही टेंजेंट खींची जा सकती हैं। एक हमने अगर इसको लिए पॉइंट P, अगर इसको A और B अगर लिया, तो अब इसके अतिरिक्त कोई भी लाइन नहीं होगी जो P से पास हो रही हो और इस पर टेंजेंट हो। अगर आप ऐसे खींचेंगे तो देखिए ये सेकेंड हो जाएगी, इसके बीच से सेकेंड हो जाएगी। कल देखे थे ना, 3 केस देखे थे, यहाँ हम बना दे रहे हैं। आज वो नहीं हम बात कर रहे हैं, थोड़ा सा हम ब्रीफ दे रहे हैं। अगर लाइन ऐसे गई तो ये तो लाइन और ये सर्किल दोनों अलग अलग चीजें हैं। हो सकता है लाइन ऐसे चली जाए तो 2 पॉइंट पर कट कर रही है, इसको हम नाम दिए थे सीकेंट। इसको क्या नाम दिए थे, ये सीकेंट होगी। और एक लाइन ऐसे थी, वो सर्किल को ऐसे एक पॉइंट पर, किसी एक पॉइंट पर टच करती हुई निकल जाती थी। अगर ये पी है, इसी को हम बोले थे टेंजेंट। क्या नाम दिए थे इसको, टेंजेंट नाम दिए थे। तो यही अब कह रहा है कि नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम अ पॉइंट ऑन अ सर्किल। तो किसी पॉइंट से सर्किल पर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती हैं, तो ये इतना हो गया। देखिए हम 3 केस की बात कर रहे थे, और इसमें क्या केस बनेगा अगली स्लाइड में करें। चलिए इसमें करते हैं। केस 1, मान लीजिए ये सर्किल है, पॉइंट अगर यहाँ है, एक हो सकता है पॉइंट बाहर हो, दूसरा हो सकता है पॉइंट इसी पर हो, एक हो सकता है पॉइंट पी यहाँ है, एक हो सकता है पॉइंट पी यहाँ है, और दूसरा क्या हो सकता है, यानी तीसरा क्या हो सकता है, ये सेंटर है, पॉइंट पी इसके अंदर कहीं है। यही 3 केस बन सकता है, इसके अतिरिक्त कोई केस नहीं बनेगा। तो पहले केस में क्या है कि पॉइंट कहाँ है, बाहर है। अगर बाहर है तो यहाँ से एक टेंजेंट खींची जा सकती है बहुत आराम से, कल भी खींचे थे।
और यहीं से होकर एक अगर नीचे खींचेंगे तो ऐसे एक और टेंजेंट खींची जा सकती है, 2 टेंजेंट खींची जा सकती है किसी एक्सटर्नल पॉइंट से। अब अगर यही पॉइंट यहाँ पर हो, उसी सर्किल पर हो, तो यहाँ से होकर कितनी टेंजेंट खींची जा सकती है? यहाँ से ऐसे होते हुए P को मिलाते हुए केवल एक टेंजेंट खींची जा सकती है। तीसरे केस में अगर पॉइंट यहाँ है, तो यहाँ से होते हुए कितनी टेंजेंट? यहाँ से कोई टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। आप ऐसे खींचेंगे तो ये टेंजेंट नहीं होगी, ये सीकेंट होगी। तो यहाँ से कोई टेंजेंट नहीं खींची जा सकती। यहाँ से एक टेंजेंट खींची जा सकती है, यहाँ से 2 टेंजेंट खींची जा सकती है। इतना आपको समझ में आया कि टेंजेंट्स कैसे हम खींच रहे हैं? पॉइंट पर डिपेंड कर रहा है। अगर पॉइंट एक्सटर्नल है, सर्किल से बाहर अगर पॉइंट है, तो वहाँ से हम 2 टेंजेंट खींच सकते हैं। और अगर टेंजेंट खींचने के लिए अगर पॉइंट सर्किल पर है, जैसे P सर्किल पर है, तो वहाँ से केवल एक टेंजेंट होके जाएगी। और अगर पॉइंट सर्किल के अंदर है, तो वहाँ से कोई टेंजेंट होकर नहीं जाएगी। ये इतना अगर आपको समझ में आया, थोड़ा-सा हम आगे और बढ़ते हैं। अब हम निकालेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। अभी ये भी देखा कि एक्सटर्नल पॉइंट से 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। अब उसकी लेंथ बताना है। लेंथ ऑफ टेंजेंट क्या होता है? पीछे ही बता चुके थे कल की वीडियो में ही कि जिस पॉइंट से हम टेंजेंट खींच रहे हैं, उसकी और जहाँ पर टेंजेंट सर्किल को टच कर रही है, वहाँ तक की दूरी को, जैसे यहाँ, जैसे अगर P से खींच रहे हैं, तो अगर A है तो PA को बोलते थे लेंथ ऑफ टेंजेंट। कल की वीडियो में बात कर रहे थे। यहाँ से P अगर एक्सटर्नल पॉइंट है, तो 2 टेंजेंट खींची जा सकती हैं। एक इधर भी ऐसे खींची जा सकती है। ठीक, ऐसे खींच लिए हैं हम। मान लीजिए ये इसका सेंटर है O। अब लेंथ ऑफ टेंजेंट पढ़ने के लिए उसको एक थ्योरम के रूप में हम पढ़ेंगे। थ्योरम क्या कह रही है? लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट। तो हमने एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट ड्रॉन किया, उसकी लेंथ कह रहा है कि दोनों टेंजेंट्स इक्वल लेंथ की होंगी। एक्सटर्नल पॉइंट से जो 2 टेंजेंट खींचेंगे, 3 केस जब देखे थे, तो एक्सटर्नल पॉइंट से देखिए 2 टेंजेंट खींचे थे ना, तो अब थ्योरम ये कह रही है कि ये वाली टेंजेंट और ये वाली टेंजेंट दोनों बराबर होगी। अगर A और B माने, तो कह रहा है कि PA और PB बराबर होंगे। PA और PB दोनों बराबर होंगे। यही थ्योरम है, इसी को हमको प्रूव करना है। आई होप थ्योरम का स्टेटमेंट समझ में आया होगा। स्टेटमेंट कभी-कभी स्टेटमेंट बेस्ड सवाल पूछ लेता है, और कभी-कभी स्टेटमेंट खुद से लिखना होता है। सवाल ऐसे बनता है कि प्रूव कीजिए कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स बराबर होती हैं। अगर ऐसे आ गया तो स्टेटमेंट पहले आपको उसको लिखना पड़ेगा, फिर आपको प्रूव करना पड़ेगा। अब इसको हमको प्रूव करना है। देखिए, प्रूव करने के लिए पहले हम मानेंगे कि PA और PB 2 टेंजेंट हैं। ये हम मान लेते हैं। ये तो मानना ही पड़ेगा। लेट PA एंड PB आर 2 टेंजेंट्स। बिल्कुल लिखना हम आपको सिखा रहे हैं, कैसे लिखा जाएगा पेपर में, इसी तरह से आप लिखेंगे। प्रूव हमको क्या करना है? टू प्रूव हमको ये दिखाना है कि दोनों की लेंथ बराबर है, यानी PA बराबर PB है। हमको यही दिखाना है कि PA बराबर PB है, यही कह रहा है। ये हमको प्रूव करना है। इसके लिए हम थोड़ा-सा कंस्ट्रक्शन करेंगे, पहले वही लिख लेते हैं। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? कंस्ट्रक्शन में हम इसको रेडियस को इससे मिला देंगे, ये ऐसे O से, और इस रेडियस को ऐसे मिला देंगे। कंस्ट्रक्शन में हम लिखेंगे कि जॉइन, अभी जो हम किए हैं, जॉइन O, OA एंड OB। O को A से मिलाया और O को B से मिलाया, और इसको भी मिला देंगे हम, P को O से मिला देंगे, एंड OP। ये हमने कंस्ट्रक्शन किया है। अब हम इसका प्रूफ देखेंगे। कंस्ट्रक्शन समझ में आया कैसे किए हैं? रेडियस दोनों तरफ खींच दिए हैं, यानी OA और OB को मिला दिए हैं, और ये सेंटर को एक्सटर्नल पॉइंट से मिला दिए हैं, PO। हम जानते हैं क्या कि टेंजेंट और रेडियस के बीच हमेशा कोण 90 डिग्री का होता है। ये कल की वीडियो में हम प्रूव करके आए हैं कि टेंजेंट और रेडियस के बीच का कोण 90 होता है। तो ऐसे लिख देंगे, वी नो दैट टेंजेंट टेंजेंट एंड रेडियस आर परपेंडिकुलर। ये हम जानते हैं कि टेंजेंट और रेडियस एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं।
यहाँ पे क्या है, टेंजेंट क्या है, यहाँ पे टेंजेंट AP है और PB है, तो हम लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं कि PA या AP ये परपेंडिकुलर होगा किसके, OA के। और क्या लिख सकते हैं इसी तरह से, एंड OB, OB ये परपेंडिकुलर होगा किसके, PB के। OB परपेंडिकुलर होगा PB के, वही रेडियस जो है वो टेंजेंट के परपेंडिकुलर होती है। ये क्या इंप्लाई करेगा, इसका मतलब क्या होगा, इन दोनों के बीच का कोण 90 है। फिर से हमको वही डायग्राम बनाना पड़ेगा, या नहीं बनाएंगे, आप लोग समझ लीजिएगा। देखिए ये कोण 90 है, यही हम लिखने जा रहे हैं क्या, कि एंगल ये वाला OAP बराबर होगा एंगल OBP के, दोनों एंगल बराबर होंगे। या बना ही देते हैं, ऐसे था कुछ, ध्यान से देखिए। ये क्या था, P था, ये A था, ये B था, ये O था, इसको हमने ऐसे मिला दिया था, कंस्ट्रक्शन किया था, इसको ऐसे मिला दिया था। तो इसके बाद हम क्या लिख सकते हैं, लिख सकते हैं एंगल OAP बराबर होगा एंगल OBP, ये बराबर 90। अभी देख के आए हैं कि रेडियस और टेंजेंट के बीच कोण 90 होता है, यहाँ से ये लिख सकते हैं। अब क्या करेंगे इसमें, अब जो है दोनों ट्रायंगल की बात करेंगे, इन ट्रायंगल OPA एंड ट्रायंगल OPB, इन दोनों के ट्रायंगल की बात करें तो यहाँ क्या होगा, OA बराबर OB होगा, क्यों, क्योंकि रेडियस है। क्या लिखेंगे, रेडियस। इसी तरह से OP बराबर OP, क्यों, क्योंकि कॉमन है, कॉमन साइड है दोनों में। और तीसरा क्या होगा, एंगल देखिए, एंगल OAP इक्वल टू एंगल OBP, क्यों, ये 90 है, ये 90 है। तो देखिए इसको क्या लिख सकते हैं, बाई ये बराबर इसके, ये दोनों कॉमन और इनके बीच ये एंगल, तो लिख सकते हैं, सीधे हम लिख सकते हैं क्या, इसलिए ट्रायंगल PA, यहाँ पे क्रम में आप लिखेंगे PAO, ये कांग्रुएंट होगा PBO के, ये हो गया। देखिए दो साइड और एक एंगल बराबर है, तो साइड एंगल साइड लगाएंगे तो कांग्रुएंट दोनों हो जाएंगे। अगर कांग्रुएंट है तो करस्पॉन्डिंग साइड्स बराबर होंगी, तो इसलिए लिख सकते हैं PA PB के बराबर है, इसलिए लिख सकते हैं PA बराबर PB। यही हमको प्रूव करना था, तो ये हेंस प्रूव्ड हो गया। इसी तरह से एक एक चीज जो हमने किया है, क्रम में आपको देखना है कैसे कैसे हम प्रूव किए हैं, उसी तरह से आप भी करेंगे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसमें करना क्या था, हम आपको एक बार फिर से समराइज कर दे रहे हैं। इसमें दो ट्रायंगल अगर बनेंगे, इन दोनों को मिला होगा, दोनों ट्रायंगल को हमको सिमिलर दिखाना है, सिमिलर नहीं, यहाँ पे कांग्रुएंट दिखाना है, कांग्रुएंट। जब हम दोनों ट्रायंगल को कांग्रुएंट दिखाएंगे तो देखेंगे करस्पॉन्डिंग साइड्स आपस में बराबर होंगी, तो यहाँ से ये बराबर आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसमें अब इतना है, थ्योरम में यहाँ एक ही है और बाकी यहाँ थियरी बहुत नहीं है, इसलिए हम न्यूमेरिकल इसमें ले रहे हैं। अब जैसे पहला सवाल है, छोटे छोटे सवाल पहले करेंगे। कह रहा है कि इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल, कलर हम थोड़ा सा चेंज कर लेते हैं। कह रहा है रेडियस ऑफ अ सर्किल इज 5 सेंटीमीटर, देन फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल टेंजेंट्स। इसी तरह से कुछ रिजल्ट्स हैं, वो सवालों के माध्यम से ही हम आपको कराएंगे। जैसे पहली सवाल ये कह रही है, दिख रहा है आप लोगों को, या थोड़ा सा कलर और ये वाला करें, हाँ ये ज्यादा दिखेगा। हाँ, कह रहा है कि एक सर्किल है जिसकी रेडियस है 5 सेंटीमीटर, दो पैरेलल टेंजेंट्स के बीच की डिस्टेंस ज्ञात करनी है। मान लीजिए ये एक टेंजेंट हम खींचे हैं, ये एक टेंजेंट खींचे हैं, दूसरी अगर पैरेलल टेंजेंट्स खींचेंगे तो इसके जस्ट अपोजिट वाले पॉइंट से होती हुई अगर टेंजेंट जाएगी तो ये इसके पैरेलल होगी। ये अब ये दोनों पैरेलल हैं, इनके बीच की डिस्टेंस निकालनी है। ये मान लीजिए रेडियस है, हम जानते हैं क्या कि रेडियस से अगर आप टेंजेंट को मिलाएंगे तो उसके बीच का कोण क्या होता है,
90 डिग्री होता है, रेडियस और टेंजेंट के बीच का कोण 90 होता है। इसी तरह से रेडियस और टेंजेंट के बीच यहाँ भी मिलाएंगे तो भी 90 डिग्री होगा, तो भी 90 डिग्री होगा। तो डिस्टेंस हम कैसे निकाल दें, परपेंडिकुलर डिस्टेंस, दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है ना, तो इसका मतलब ये लाइन और ये लाइन दोनों क्या है, समांतर हैं या पैरेलल हैं, कह सकते हैं ना। ये 90 है तो ये भी 90 है, तो ये कोण इसके बराबर है, तो अल्टरनेट एंगल बराबर है। तो अल्टरनेट एंगल अगर बराबर है तो क्या होंगे, पैरेलल है। इसी तरह से ये ऑप्शनल का सवाल है, 1 नंबर का सवाल आएगा अगर आएगा तो। 5 सेंटीमीटर ये था, 5 सेंटीमीटर ये था, तो दोनों के बीच की डिस्टेंस कितनी हो गई, 10 सेंटीमीटर। तो डिस्टेंस बराबर कितना आएगा, 10 सेंटीमीटर। यही सवाल इतना था इसमें, 1 नंबर का सवाल था। अगली सवाल इसमें क्या कह रहा है, अगला सवाल कह रहा है ए बी और बी सी आर टू टेंजेंट्स टू अ सर्किल विथ सेंटर ओ such that AOC equal to 120, then find the एंगल ABC। ये भी वही सवाल है, लगभग वैसे ही है, छोटा सा। ए बी और बी सी दो टेंजेंट है, तो दो टेंजेंट हम किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींच देते हैं। एक्सटर्नल कॉमन पॉइंट क्या है, ए बी और बी सी, तो बी कॉमन है, तो ये ए बी हुआ, ये बी सी हुआ है। ए बी टेंजेंट और बी सी विथ सेंटर ओ, सेंटर इसका ओ है। ए ओ सी, ये इसको सेंटर से अगर मिलाएंगे, ए ओ सी कह रहा है कि 120, 120। हमको निकालना क्या है, एंगल ए बी सी, ए बी सी हमको ये वाला निकालना है। कैसे निकालेंगे, ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। चलिए इसमें हम आपको ठीक से लिखना बता रहे हैं। इन क्वाड्रिलेटरल ए ओ सी बी, ये देखिए एक क्वाड्रिलेटरल बन रहा है। एंगल ए सीधे लिख रहे हैं, एंगल ए, आप समझ लेंगे बी ए ओ की बात करें तो एंगल ए 90 होगा। क्यों, क्योंकि ये रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल कितना होता है, 90 होता है। इसी तरह से एंगल ओ दिया है 120 और एंगल सी कितना होगा, 90 होगा, ये भी रेडियस और टेंजेंट के बीच होगा। ठीक, तो एंगल बी हमको निकालना है। एंगल बी कैसे निकलेगा, क्वाड्रिलेटरल के चारों कोणों का योग कितना होता है, 360, तो 360 में इन सबको घटा देंगे। 360 में 90 प्लस 120 प्लस 90, अगर घटाएंगे तो कितना आएगा, 360 माइनस ये कितना आएगा, 60 आएगा। अगर आप घटाएंगे तो ये 300 आएगा, 18, 180 और 120, 300 आएगा, तो ये 60 डिग्री। तो एंगल बी कितना आया, 60 डिग्री। बस हो गया, सीधे सीधे 1 नंबर का सवाल था। इतना तो मान लीजिए पेपर के लिए लिखना है, वैसे अगर पूछा जाए तो 60 सीधे है, क्योंकि ये 90 90 मिलके 180 हो गया, बचा 180, तो 120 सब तो पहले ही चाहिए, 60 ये आ गया। बस ऑप्शनल आएगा तो ऐसे ही आप कर देंगे सीधे 120। और अभी थोड़ा सा पढ़ेंगे कि चक्रीय चतुर्भुज क्या होता है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है, जिसके आमने सामने का योग 180 होता है, तो ये एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बनता है। आगे थोड़ा सा पढ़ेंगे अभी। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा, सिंपल क्वाड्रिलेटरल की प्रॉपर्टी लगी है। अगला सवाल है, कह रहा है कि इन द गिवन फिगर एक्स पी एंड एक्स क्यू आर टेंजेंट्स फ्रॉम एक्स टू द सेंटर ओ, R is a point on the circle. Prove that XA plus AR equal to XB plus BR। ठीक है, अच्छा सवाल है, ये सवाल करने लायक है, तो इसको करते हैं हम लोग। अब इस सवाल को ध्यान से देखिए, सोल्यूशन हम करने जा रहे हैं। अब देखिए ये एक्स पी टेंजेंट है और एक्स क्यू दोनों टेंजेंट हैं, तो दोनों बराबर होंगे कि नहीं, दोनों एक ही एक्सटर्नल पॉइंट से खींचे गए हैं, तो एक्स पी बराबर एक्स क्यू लिख सकते हैं, लिख सकते हैं क्योंकि ये टेंजेंट्स हैं। इसको एक इक्वेशन मान लीजिए, ठीक है। अब देखिए ए, देखिए ए से पी ये एक टेंजेंट है कि नहीं, ये पी, और इसी तरह से ए से आर ये भी एक टेंजेंट है, तो ये भी तो आपस में बराबर होगा, ए पी बराबर क्या होगा, ए आर होगा। ठीक, अब ध्यान से देखिए बी, देखिए बी से आर ये भी एक टेंजेंट है, और बी से क्यू ये भी एक टेंजेंट है, तो ये भी आपस में बराबर होगा। हम लिख सकते हैं ना, बी क्यू इक्वल टू बी आर, ये तीनों लिखा जा सकता है एक ही प्रॉपर्टी से, क्या है कि किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई टेंजेंट्स हैं, बस। अब इसी को लीजिए फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1
इसी को एक बार लिखिए, एक्स पी इक्वल टू एक्स क्यू। ठीक, लिख दिए। एक्स पी को क्या लिखा जा सकता है, अगर इसको ब्रेक करें एक्स पी को, तो लिखा जा सकता है एक्स ए प्लस ए पी। देखिए, एक्स ए प्लस ए पी, ये एक्स ए में इतना जोड़ेंगे तो पूरा एक्स पी मिलेगा ना, तो वही लिखे हैं एक्स पी में एक्स ए प्लस ए पी जोड़ेंगे तो पूरा एक्स पी मिलेगा। इसी तरह से एक्स क्यू के लिए एक्स बी में बी क्यू जोड़ दीजिए, एक्स बी और बी क्यू जोड़ेंगे तो ये पूरा मिलेगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दीजिए, ए पी बराबर कितना है, ए आर है, रख दीजिए। तो एक्स ए प्लस ए आर इक्वल टू एक्स बी प्लस बी क्यू इक्वल टू कितना है, बी आर, तो यहाँ बी आर रख दीजिए। बस हो गया, ये आ गया आपका आंसर। यही प्रूव करना था। सिंपल, आसान सवाल, लेकिन आएगा तो 2-3 नंबर में कम से कम आएगा। ये सवाल अच्छा है, इसको आप कर सकते हैं और बहुत कठिन भी नहीं है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल कह रहा है कि इन अ राइट एंगल ट्रायंगल ए बी सी, राइट एंगल एट बी, बी सी 15 दिया है, ए बी दिया है, एक सर्कल उसके अंदर खींचा गया है, फाइंड द रेडियस ऑफ अ सर्किल, सर्किल की रेडियस बताना। ये अच्छा सवाल है, अगर आप कर पाएंगे पेपर में आएगा तो बहुत अच्छा नंबर के, मतलब ठीक ठाक नंबरों में आएगा। कह रहा है कि एक राइट एंगल ट्रायंगल है ए बी सी, राइट एंगल है कहाँ पे, बी पर, तो ऐसे बनाएंगे, बी पर 90 बनाएंगे। और फिर कह रहा है कि उसके अंदर एक सर्किल खींचा गया है, उसके अंदर एक सर्किल खींचा गया है ये। अब कह रहा है कि इसका कहीं ना कहीं सेंटर होगा। हाँ, अब कह रहा है साइड दिया है, बी सी दिया है 15 और ए बी दिया है 8। सबसे पहले तो हम ए सी निकालेंगे। ए सी बराबर क्या होगा, रूट 15 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, कितना आएगा 225 प्लस 64, कितना आएगा रूट 9 8 2 289, तो इक्वल टू 17 आएगा। तो यहाँ हम 17 लिख देंगे बाई पाइथागोरस। तो ये पाइथागोरस से हम निकाले हैं, इतना हम निकाल लिए हैं। अब क्या करेंगे, देखिए ये क्या है, ये रेडियस है, ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, दिख रहा है सबको। ये 90, ये 90, ये 90, रेडियस और टेंजेंट के बीच का एंगल। इसको ऐसे अगर मिलाएं डॉटेड लाइन में, इसको ऐसे मिला सकते हैं और इसको ऐसे अगर मिलाएं, तो देखिए इसको मान लीजिए थोड़ा सा, ये 8 पूरा है, यहाँ इसको मान लीजिए डी ई एफ नाम दे दीजिए थोड़ा सा। हाँ, अब अगर हम इसका एरिया निकालें, ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, तो अगर ए, ये ओ है, ए ओ बी का अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी या ए ओ बी, कुछ भी लिख सकते हैं, ओ ए बी, ओ ए बी क्या लिखेंगे, ट्रायंगल का एरिया क्या होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, बेस कितना होगा ए बी होगा, ए बी इंटू हाइट कितनी होगी, हाइट की परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये देखिए ओ डी, ओ डी, तो कितना निकल के है 1/2, ए बी कितना है 8 और ये कितना है ओ डी, ओ डी आर है, ये देखिए ये आर है, ये आर है, ये आर है, तो लिख सकते हैं 8r/2। अभी ऐसे लिख लीजिए, हमको पता है 4r आएगा, लेकिन अभी ऐसे लिख लीजिए। अब इसी तरह से एरिया निकालिए इसका, इसका, ये वाले ट्रायंगल का, हमको तीनों का निकालना है। अब ओ बी सी का निकाल लीजिए, 3 ट्रायंगल में डिवाइड हुआ ना ट्रायंगल ओ बी सी, उसको भी लिखेंगे 1/2, हम पूरा नहीं लिख रहे हैं। इसका बेस कितना हुआ 15, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये यहाँ से यहाँ तक ओ ई, ओ ई कितना है आर है, तो कितना आएगा ये 15/2 आर। अब इसी तरह से जो तीसरा ट्रायंगल बना, कौन सा, ओ ए सी, ओ ए सी, उसका एरिया निकालेंगे 1/2, उसमें बेस क्या हो जाएगा ए सी हो जाएगा 17, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी हाइट सब में आर ही आएगी, ये आर, तो कितना आया 17/2 आर। आई होप इतना समझ में आ गया होगा हमने यहाँ किया क्या है। अब अगर इतना समझ में आया है तो अब एक लाइन का सवाल है, और अगर हम एरिया निकालें, एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी, तो वो हमेशा बराबर होगा इन तीनों को अगर जोड़ दें, ओ ए बी प्लस एरिया ऑफ ओ बी सी प्लस एरिया ऑफ ओ ए सी, इन तीनों के बराबर होगा कि नहीं, देख लीजिए। अगर पूरे का निकालें
तो ओ ए बी, ओ बी सी और ओ ए सी तीनों के बराबर होगा। ये देखिए 3 भाग में डिवाइड हो रहा था ना, तो तीनों को जोड़ के चाहे पूरा लिखें या फिर पूरा लिखें तो दोनों बराबर आएगा। और अगर पूरा लिखेंगे इसका एरिया कितना आएगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। बेस कितना था इसका देख लीजिए, बेस इसका 15 था, हाइट थी 8, 15 गुणे 8, 15 गुणे 8। यहाँ इसका एरिया कितना आया था, इसका आया था 8r/2, इसका कितना आया था 17r/2, इसका कितना आया था 15r/2, यही आया था। देख लेंगे पीछे 8r/2, 15r/2, 17r/2, बस अब हो गया काम। यहाँ से 1/2 इसको सॉल्व करेंगे बस। 1/2 और r यहाँ कॉमन अगर ले लेंगे तो बचा कितना 8 प्लस 17 प्लस 15 कितना बचा 1/2, 1/2 कट गया, 15 गुणे 8 इक्वल टू कितना आया r गुणे 15, 8, 8 7 15 5 20, 0 2 1 1 2 1 3, 30 आया। तो सही है, एक बार चेक कर लेंगे आप लोग। 18 5 23, 23 और 17 की 40 आएगा, 40 आएगा, हाँ 40 आएगा, 40 आएगा। तो r बराबर क्या लिखेंगे 8 से 5, 5 बार गया 8 पंचे 40, तो r बराबर 5 3 15। तो रेडियस कितनी आई इसकी 15 निकल के आई। तो ये सवाल अच्छा था, आएगा तो 4 नंबर में सवाल आएगा। बड़ा सवाल था, लेंदी था और कॉन्सेप्चुअल भी था ये। तो अगर आप इस तरह से करेंगे तो आसानी से हो जाएगा। कुछ करना नहीं है, ट्रायंगल को 3 पार्ट में डिवाइड करना है, अलग अलग पार्ट का एरिया निकालना है, फिर पूरे ट्रायंगल का एरिया निकालना है, उसको बराबर कर देना है। वहां से एक इक्वेशन बनेगी आर में, उसको सॉल्व कर लेंगे तो सीधे आर की वैल्यू आ जाएगी। अगला सवाल कह रहा है, इस तरह के सवाल अच्छे होते हैं, आसान होते हैं, थोड़ा सा हाँ कैलकुलेशन पड़ता है इसमें बस, बाकी इसमें कुछ होता नहीं है। कह रहा है कि इन अ फिगर अ सर्किल इंस्क्राइब्ड इन एबीसी हैविंग साइड बीसी एबी और एसी। एक ट्रायंगल दिया है, उसके अंदर एक सर्किल बना है जो तीनों साइड्स को टच करता हुआ जा रहा है। फिर कह रहा है कि बी एल सी एम और ए एन की वैल्यू बताइए। बी एल सी एम और ए एन, ठीक है, हम इसी में करते रहे। बी एल मान लीजिए हम इसको एक्स मान रहे हैं, ठीक है। बी से एल अगर आप ध्यान देखिए तो ये क्या है, एक टेंजेंट है, बी एल एक टेंजेंट है, इसी एक्सटर्नल पॉइंट से टेंजेंट है, और इसी पॉइंट से एक टेंजेंट है बी एन। तो जितनी लेंथ बी एल की होगी उतनी ही बी एन की होगी। अगर ये एक्स है तो ये भी एक्स होगा। सहमत है, हाँ। तो अगर ये x हमने मान लिया तो ये कितना होगा, ये 8 माइनस एक्स होगा, 8 माइनस एक्स होगा ना, सही है। तो अगर c से l देखिए ये एक क्या है टेंजेंट है, तो c से m भी तो एक टेंजेंट है, तो ये भी 8 माइनस एक्स होगा, ठीक। अब यहाँ देखिए ये x हो गया, तो ये कितना बचा, ये 10 माइनस एक्स बचा, 10 माइनस एक्स बचा। तो ये a से n एक टेंजेंट है, 10 माइनस एक्स है, तो a से m टेंजेंट है, तो सेम लेंथ की होगी। अभी हम प्रूव करके आए हैं थ्योरम, किसी एक्सटर्नल पॉइंट से खींची गई दो टेंजेंट्स किसी सर्किल पर हमेशा सेम लेंथ की होती हैं। तो ये यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 10 माइनस एक्स, यहाँ से यहाँ तक की लेंथ 8 माइनस एक्स, और कह रहा है कि टोटल लेंथ 12 है, तो इन दोनों को अगर जोड़ें तो 12 आना चाहिए। तो यहाँ हम जोड़ लेते हैं। नाउ 10 माइनस एक्स प्लस 8 माइनस एक्स इक्वल टू 12, ये होना चाहिए, पहले से ही दिया है। तो कितना आएगा 18 माइनस 2x इक्वल टू 12, तो 2x इक्वल टू 6, x इक्वल टू 3। ये सॉल्व करना आपको आना चाहिए। अगर 2x करेंगे तो वहाँ 18 माइनस 12 होगा यानी 6, तो x इक्वल टू 3। पूछा क्या था bl, तो bl बराबर कितना आ गया, bl बराबर x था तो 3 आ गया। और क्या पूछा था cm, cm कितना है, कहाँ है cm, cm 8 माइनस एक्स, 8 माइनस एक्स, 8 माइनस 3, तो 8 माइनस 3 करेंगे कितना आएगा 5 आएगा। और ये ए एन भी पूछा था, तो ए एन कितना आएगा, ए एन में 10 में से x घटाएंगे यानी 10 माइनस 3 7 आएगा। ये है आंसर इसका। तो इस तरह से आप लगाएंगे सवाल, कठिन नहीं था, कैलकुलेशन थी और समझना था कि दो टेंजेंट्स बराबर कैसे होती हैं। अगर बेसिक क्लियरिटी है तो कर ले, अगर बेसिक क्लियरिटी है तो आप कर ले जाएंगे। वही सवाल केवल क्वाड्रिलेटरल में कन्वर्ट हो गया है बस।
कह रहा है कि एक क्वाड्रिलेटरल है जिसके अंदर एक सर्किल है जो सारी साइड्स को टच कर रहा है। ए बी दिया है 6 सेंटीमीटर, बी सी दिया है 7 सेंटीमीटर और सी डी दिया है, सी डी कितना दिया है 4 सेंटीमीटर, सी डी दिया है 4 सेंटीमीटर और यहाँ ए डी पूछा है। ए डी पूछा है, करने का तरीका वही होगा। ए डी अगर पूछा है, शुरुआत आप कहीं से भी करिए। जैसे अब देखिए करना क्या है, जैसे ये 7 है, आप इसको मान लीजिए x है। अगर आप इसको x मान लेते हैं तो ये कितना आएगा, इसको हम थोड़ा सा नाम दे देते हैं, इसको दे देते हैं p, इसको देते हैं q, इसको देते हैं r, इसको देते हैं s। ठीक है, अगर ये x है तो ये कितना होगा 6 माइनस एक्स, अगर ये 6 माइनस एक्स है तो ये भी 6 माइनस एक्स होगा। क्यों? क्योंकि दोनों टेंजेंट्स हैं तो टेंजेंट्स की लेंथ सेम होती है। और ये 7 है तो ये कितना होगा 7 माइनस 6 माइनस एक्स, 7 माइनस 6 माइनस एक्स, तो ये कितना आएगा 7 माइनस 6 प्लस एक्स, यानी x प्लस 1। ये कितना निकल के आया x प्लस 1, तो ये कितना निकल गया है x प्लस 1। और अगर ये x प्लस 1 है तो 4 में से घटाएंगे 4 माइनस एक्स प्लस 1, तो कितना आएगा 4 माइनस एक्स माइनस 1, यानी 4, 3 माइनस एक्स, ये कितना हुआ 3 माइनस एक्स, 3 माइनस एक्स, टोटल 4 है ना। तो अगर ये 3 माइनस एक्स है तो ये भी 3 माइनस एक्स होगा, और ये कितना होगा, ये कितना होगा, ये x होगा। इन दोनों को अगर जोड़ दें तो कितना आया ds बराबर 3 माइनस एक्स आया, और as बराबर कितना आया x आया। तो हमको निकालना कहाँ है ad बराबर निकालना है, तो अगर इसमें जोड़ दें as प्लस sd या ds जोड़ दें तो ad आ जाएगा। तो as कितना है x प्लस ds कितना है 3 माइनस एक्स, तो कितना निकल गया x से x कट गया 3, ad की वैल्यू आ गई 3। ये है आंसर आपका। सवाल कठिन नहीं है, सवाल में कैलकुलेशन है बस, और समझना है कैसे करना है। अगर इतना आप समझ रहे हैं तो आप इसको कर ले जाएंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो जितने सवाल हम यहाँ लिए थे, सवाल यहाँ पे आपके एंड होते हैं। हालांकि सवाल और भी होंगे, पेपर जैसे आपका आ रहा है तो चैप्टर वाइज अब आपकी प्रैक्टिस शुरू होगी। 1 तारीख से चैप्टर वाइज प्रैक्टिस शुरू होगी। एक चैप्टर के कम से कम 20 से 25 सवाल रहेंगे जो आपको कराए जाएंगे। यहाँ पे हमारा पूरा फोकस था कि आपकी थियरी पूरी कंप्लीट, बिल्कुल बेसिक से हम आपको एक बार रिवाइज करा दें विद क्वेश्चंस। तो क्वेश्चंस भी हमने लिए थे, इसमें कई सारे लिए थे, तो हमने थियरी पर पूरा फोकस किया था। क्वेश्चंस की सीरीज अलग आएगी, और हमने वो किया है कि हमने सारे वीडियोज को कंपाइल कर दिया है, कंपाइल कर दिया। 1 तारीख से वो भी आएगा, जैसे आप कुछ लोग नहीं देख पाए थे वीडियो, तो अगर वो रिवीजन करना चाहते हैं तो एक चैप्टर की डेली एक वीडियो आएगी 1 तारीख से। तो वहाँ से 1 शॉट टाइप में आएगा, 1 शॉट करके, तो वहाँ से पूरा चैप्टर 1.5 से 2 घंटे में आप रिवाइज कर सकते हैं। 1.5 से 2 घंटे में बहुत आराम से आप पूरा चैप्टर रिवाइज कर सकते हैं। फिर उसके बाद आप यहाँ ज्वाइन कर सकते हैं, क्वेश्चंस की जो सीरीज चलेगी वहाँ आप ज्वाइन कर सकते हैं, फिर आपको पेपर में कोई दिक्कत नहीं होगी। तो यहाँ इतना ही रखते हैं, फिर मिलते हैं किसी अगले चैप्टर में। चैप्टर्स आपके देखिए हम आपको बता दे रहे हैं कितने हो गए। एपी हो गया है, कोऑर्डिनेट हो गया है, उसके बाद ट्रायंगल, ट्रायंगल खत्म हुआ है, ट्रिग्नोमेट्री हुआ है, हाइट एंड डिस्टेंस हुआ है, और कोई चैप्टर हुआ, सर्किल हुआ है, सर्किल पूरा हो गया। तो 3 3 6 चैप्टर हो गए हैं, 6 चैप्टर हो गए हैं, बचे हैं केवल बस अब छोटे छोटे चैप्टर बचे हैं। अब आसान चैप्टर बचे हैं, जैसे पॉलिनोमियल बचा है, पॉलिनोमियल के अलजेब्रा के जैसे 3 चैप्टर हैं, तो ये तो बहुत आराम से हो जाएगा। अलजेब्रा का 3 चैप्टर बचा है। उसके बाद क्या बचा है, एरिया रिलेटेड टू सर्किल, सर्किल का एक थोड़ा सा और बचा है एरिया रिलेटेड वाला, फिर तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम बचा है, उसके बाद प्रोबेबिलिटी और स्टैटिक्स। तो बहुत आराम से हो जाएंगे। अगर जरूरत पड़ी तो एक दिन में 2 वीडियो हम कर देंगे, उसमें कोई समस्या नहीं है, लेकिन खत्म हो जाएगा, बहुत आराम से खत्म हो जाएगा। तो आप लोग ये वाला फोकस करिए ज़्यादा, 1 शॉट यानी रिवीजन वाला 1 शॉट फोकस करिए, और ये क्वेश्चन वाली सीरीज, यहाँ से आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो इसको यहीं तक रखते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू।